हम आपको बता दें, अजित पवार ने 5वीं बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी पद की शपथ ली है। उनके पूरे राजनीतिक सफर को अगर आप देखेंगे तो अजित पवार 5वीं बार डेप्यूटी सीएम बन रहे हैं और इससे पहले पहली बार जब उन्होंने ये शपथ ली थी वो आपको बता दें 2010 में उन्होंने पहली बार शपथ ली थी और उसके बाद दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से उन्होंने शपथ ली थी। तीसरी बार 23 नवंबर 2019, अगर आपको याद हो, सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। तीसरी बार ये था और उसके बाद चौथी बार जब वो वापस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में गए और सरकार में शामिल हुए बतौर डेप्यूटी सीएम उन्होंने शपथ ली और उसके बाद आज यानी 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले लिया। आइए अजित पवार की पूरी शख्सियत पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मी महाराष्ट्र राज्याचा निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी किंवा आकस न बाळगता न्याय मागून घेईन। अजित अनंतराव पवार, महाराष्ट्र के नए और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी। वजह हम बताते हैं, क्योंकि अजित पवार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि अब तक 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारत की सियासत में यह भी एक अनोखा रिकॉर्ड है कि एक ही शख्स किसी राज्य में 5 बार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेता है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। साल 1982 में पुणे में एक सहकारी शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुने जाने के बाद अजित पवार सक्रिय राजनीति में उतरे थे। 9 साल बाद ही यानी जून 1991 में अजित पवार पहली बार महाराष्ट्र के बारामती सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराजांचा। हालांकि उस वक्त अजित पवार को बारामती की सीट चाचा शरद पवार के लिए खाली करनी पड़ी, लेकिन 1991 में ही उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस सीट से लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। अजित पवार का कद एनसीपी में हमेशा से नंबर 2 का रहा। सियासी दिग्गज यही मानते रहे कि शरद पवार के बाद अजित पवार ही पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे, लेकिन जब मई में सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अजित पवार खाली हाथ रह गए, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि अजित पवार अपनी अलग राह अपनाएंगे। शक की गुंजाइश इसलिए भी कम थी क्योंकि अजित पवार के पास सियासत और विरासत दोनों का लंबा अनुभव था। हम आपको बताते हैं कि अजित पवार कब कब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, क्योंकि ये सब कुछ 13 साल के अंतराल में ही हुआ है। सबसे पहले 10 नवंबर 2010 में अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 में अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। तीसरी बार 23 नवंबर 2019 में अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथी बार 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कमान संभाली और अब 2 जुलाई 2023 को 5वीं बार अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम बने। अजित पवार को महाराष्ट्र में कई मंत्रालयों का कार्यभार संभालने का भी अनुभव हासिल है। कई सरकारों में अजित पवार कृषि, वित्त, सिंचाई, बिजली मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब एक बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी फिर से कंधों पर है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार समेत एनसीपी के बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। हालांकि जिस अजित पवार पर आज पूरी लाइमलाइट है, उन पर विवादों और घोटालों के भी दाग लग चुके हैं। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार के दौरान अजित पवार के पास सिंचाई विभाग का प्रभार था। इस दौरान उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उनके ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप लगे। 2011 के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में भी अजित पवार का नाम जुड़ा था। चीनी मिल को गलत तरीके से लोन देने का आरोप लगा। हालांकि बाद में 2020 में आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। कहते हैं सियासत के सफर में कोई बेदाग नहीं होता। अजित पवार के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर सत्ता के गलियारे में उनका दाखिला हुआ है, लिहाजा पुरानी बातों पर यूं ही पर्दा डल जाता है। आज तक ब्यूरो।
इतना तो तय है कि कई बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आखिरकार भतीजा चाचे पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर पूरे देश की नजर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी, सीबीआई, इन एजेंसियों का डर दिखाकर अजित पवार को सरकार में शामिल किया गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में हुए बड़े उलटफेर का असर पूरे देश की सियासत पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी और उसकी समर्थक पार्टियां अजीत पवार के फैसले को सही बता रही हैं, तो विरोधी इस घटनाक्रम के पीछे ईडी सीबीआई वाला खेल बता रही हैं। उधर खुद अजित पवार अब पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और अजित पवार के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी पर हमले तेज हो रहे हैं। जो 50 कोके हमें बोल रहे थे तो उस वक्त तो हमने सुन लिया, तो वो भी तो उठाव था और ये भी उठाव है। पैसों से कुछ नहीं होता है। जब अपने जैसी कोई बात नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, तो हर पार्टी में ऐसा उठाव होता है और ये 50 खोके का जवाब संजय राउत को आज मिल चुका है। एक साल में जो कुछ गद्दार खोके ऐसा वैसा जो चल रहा था उसको आज फुल स्टॉप मिल गया है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र को पता चला है कि प्रशासन में, शासन में काम करने की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए हम बाहर आ गए। नेचुरल अलायंस करने के लिए हम बाहर आए थे और हमारे नेचुरल अलायंस को अजित दादा ने सपोर्ट किया है। लेकिन एक दूसरे पर जारी वार पलटवार के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भ्रष्टाचार के मुद्दे की हो रही है। विरोधियों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अजित पवार के फैसले के पीछे पार्टी में अनदेखी ही बड़ी वजह थी या उन्हें सीबीआई या ईडी का डर दिखाया गया। मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे हमला करने का एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीतती है वहां पे विधायकों को खरीदने बेचने का प्रयास करती है और वैसे सरकार बनाती है। अगर विधायकों को खरीद नहीं पाए ऑपरेशन लोटस के तहत तो उनके पीछे सीबीआई छोड़ देती है, ईडी छोड़ देती है। यहाँ पर भी हमने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग नेताओं के पीछे कभी सीबीआई छोड़ी, कभी ईडी छोड़ी। तो जिसने पहले भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसके ऊपर अलग अलग केस हैं, वो तो सीबीआई और ईडी से डरते ही हैं। हालांकि ये सच है कि पिछले कुछ महीने में एनसीपी के भीतर दरारें गहराती जा रही थी। इस दौरान कई बार अजित पवार की नाराजगी की खबरें सामने आईं, लेकिन अजित पवार ने बार बार इन खबरों से इनकार किया। लेकिन अब अचानक अजित पवार ने जैसा फैसला किया है, उसने विरोधियों को बीजेपी पर हमले का मौका दे दिया है। महाराष्ट्र के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अपनी सरकार बना ली है, बाकी सब बकवास है। महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बनी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर हम देखेंगे कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक रखती थी और उसके बाद तो पूरा मामला बदल जाता था। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ईडी ने सरकार बनाई है और इनके ये बाकी के जो 3 लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे साहब हो और अब एक नए अजित पवार साहब, ये तीनों सुपरवाइजर्स है। पहले 2 थे, लेकिन ईडी का काम इतना बड़ा था, सबके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखना था, तो उनको और एक चाहिए था, तो अब अजित पवार साहब उसके अंदर शामिल हो गए। ये जांच एजेंसियों का भय दिखाकर सारे भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करा लिए। अभी 4 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से 20 लाख हजार करोड़ भ्रष्टाचार का लिस्ट बता रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र का भी था। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि ये 20 लाख हजार करोड़ में जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ सरकार में चले गए तो उसका राशि कम हो गया होगा। उधर इन हमले के बीच बीजेपी अजित पवार के फैसले को 24 के चुनाव से पहले का संकेत बता रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का भरोसा जता रही है। 2024 का ये संदेश भी है कि 2024 जो हम लोग मानते थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, अब मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक सांसद देने वाला राज्य है और वहां हम 48 की 48 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। और इस प्रकार से देश में 2014, 2019 से बहुत बड़ी विजय लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिखता एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
महाराष्ट्र में अजीत पवार का बड़ा कदम सियासी बवंडर के साथ बड़ा संदेश भी लेकर आया। अजीत पवार का महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होने का मतलब ये है कि बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे की तोलमोल करने की क्षमता कम हो गई है। साफ है कि इसका असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में नजर आ सकता है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ सियासी संघर्ष देश में भी असर दिखा सकता है। साहिल जोशी और दीपेश त्रिपाठी के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।